दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट यानी काला कानून और जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। जालियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास का वो काला धब्बा है जिसे शायद ही कोई भारतीय याद करना चाहे। अगर उसका कोई वीडियो फुटेज भी हम लोग देखते हैं तो हमारे अंदर एक गुस्सा उबाल सा उभर कर सामने आता है, क्योंकि निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की और 1000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को भी हम लोग विस्तार से आज समझने वाले हैं। उसके पहले रॉलेट एक्ट को देखेंगे। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, काला कानून जिसे नो अपील नो वकील नो दलील कानून भी कहते हैं, आखिर उसके लाने के पीछे क्या कारण है? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या किया और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन से आयोग का गठन हुआ, कांग्रेस ने किस आयोग का गठन हुआ, यानी यहाँ पर सब कुछ विस्तार से आज हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं कि रॉलेट एक्ट क्यों आया, 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था, तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले थोड़ा इसको समझते हैं, आखिर क्यों लाया गया रॉलेट एक्ट। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि 1919 या उससे पहले अगर आप 1905 से लेकर के 1919 के बीच के भारत को देखेंगे तो यहाँ 3 तरह के प्रमुख वर्ग थे जो अंग्रेज़ों से अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। जो पहला वर्ग है वो है नरमपंथी, दूसरा वर्ग है गरमपंथी और तीसरा वर्ग है क्रांतिकारियों का। जो पहला वर्ग है नरमपंथी और दूसरा है गरमपंथी, दोनों कांग्रेस का ही हिस्सा है, और तीसरा है क्रांतिकारियों का। नरमपंथी कौन थे और गरमपंथी कौन है, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना जरूरी है, तब हम लोग रॉलेट एक्ट पे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में और कांग्रेस की स्थापना नरमपंथी लोगों ने किया था। नरमपंथी वैसे कांग्रेसी थे जो अनुनय विनय प्रार्थना करते थे अंग्रेज़ों से कि ब्रिटिश शासन में मुझे भी कुछ हिस्सा दिया जाए, ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों को भी कुछ हिस्सा दिया जाए और भारतीयों का शोषण कम किया जाए। नरमपंथियों का ये उद्देश्य कभी भी नहीं था कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। तो ये तो था नरमपंथियों का विचार। नरमपंथियों में थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं गरमपंथियों का। गरमपंथियों का उद्भव 1890 के बाद से होना शुरू हो गया था, लेकिन 1905 के बाद इनका तेजी से प्रादुर्भाव हुआ और गरमपंथियों में थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इस तरह के नेता थे और ये लोग गरमपंथी थे। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और भारत पूर्ण स्वाधीन देश बने, पूर्ण स्वराज इनका उद्देश्य था। किसका? गरमपंथियों का। और गरमपंथी अहिंसा का ही सहारा लेते थे, ये हिंसा नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का खुलकर ये विरोध करते थे। नरमपंथियों की तरह अंग्रेज़ों से ये अनुनय विनय प्रार्थना नहीं किया करते थे। यानी गरमपंथी आक्रामक तरीका अपनाते थे, लेकिन आक्रामक में भी ये हिंसा नहीं करते थे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लेते थे, आपको पता ही होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग क्रांतिकारी ही थे। और यहाँ पर तो चूंकि हम क्रांतिकारियों के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप पता है आपको कि वो लोग 1920 के बाद सामने आते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत 1905 के आसपास लगभग होने लगा था। तो क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लेते थे और वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खुली चुनौती प्रस्तुत करते थे, यानी हथियारों के बल पर वो ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहते थे। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी तीनों अपने अपने तरीक़ों से अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे। नरमपंथियों का उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेज़ भारत से चले जाएं, जबकि गरमपंथी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले जाएं। तो अब रॉलेट एक्ट को देखते हैं। रॉलेट एक्ट आने के पीछे सबसे मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुतों को ये पता होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था इसी समय। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में इसी समय लाया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था नरमपंथियों को खुश करना।
क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिया करते थे नरमपंथियों को। नरमपंथी मैंने बताया अनुनय विनय प्रार्थना का सहारा लेते थे, तो उनको लॉलीपॉप दिया करते थे अंग्रेज। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए लाया गया था, और नरमपंथियों को कहा गया कि देखो तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया है, तुम लोग अब विरोध मत करना। अब वो थोड़ा बहुत ही विरोध करते थे। चलिए वो तो हो गया। गर्मपंथियों की जो स्थिति थी 1919 तक लगभग वो गर्मपंथियों की स्थिति काफ़ी मतलब अच्छी नहीं थी। अच्छी इन द सेंस इसलिए नहीं थी कि जो भी प्रमुख गर्मपंथी नेता थे वो या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या वो लोग सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए थे, अरविंद घोष जैसे नेता। तो गर्मपंथियों का उस समय तक ज़्यादा प्रभाव था नहीं। उसके बाद बचे क्रांतिकारी। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का पृष्ठभूमि को देखिएगा 1914 से 18, तो इस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बहुत ज़्यादा थी और ब्रिटिश सरकार इस वजह से काफ़ी मतलब बैकफुट पर कहीं ना कहीं थी। ब्रिटिश सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए 1915 में एक कानून बना था, भारत रक्षा अधिनियम। ये कानून 1919 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत रक्षा कानून बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावी नहीं है क्रांतिकारियों को दबाने में। तो इसलिए क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस जांच समिति से कहा गया कि आप जांच कीजिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जो लोग सरकार के विरुद्ध यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरीके से उन लोगों को दबाया जाए, कौन सा ऐसा कानूनी व्यवस्था किया जाए, आप इसका जांच पड़ताल कीजिए। इसके बाद सर सिडनी रॉलेट ने जांच पड़ताल करके अपना एक रिपोर्ट सौंपा सरकार को, सिफारिश सौंपा और उसी को कहा गया रॉलेट का जांच मतलब सिफारिश। अब इसी के बाद उस जो सिफारिश सर सिडनी रॉलेट ने सौंपा उसी के आधार पर एक कानून बना दिया गया। मतलब जो संसद था भारत में, जो केंद्रीय विधानसभा था उस समय, वहाँ से एक प्रस्ताव पारित करके एक कानून बना दिया गया जिसको कहा गया रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया जरा इसको समझिए। रॉलेट एक्ट जैसे ही आप लोग नाम सुनते होंगे तो आप में या सभी के दिमाग में ये तो आता ही होगा, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कुछ इस तरीके का कानून था। और इसमें और क्या क्या था जरा इसको भी समझिए। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था, यानी एक स्पेशल कोर्ट बना था जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील थे। और इसके अलावा इस कोर्ट का खासियत ये था, ऐसे साक्ष्यों के गवाही को भी माना जाएगा जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं था। देखिए कोर्ट में अगर कोई जाता है तो वहाँ पर एक गवाही लिया जाता है, ठीक है, लेकिन गवाही का कुछ टर्म्स और कंडीशन होता है कि फलाना आदमी को ही गवाह माना जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अब जो लोग अगर चश्मदीद नहीं है अगर उनको भी पकड़ के कोई ले गया तो उसका गवाही का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गवाह चल जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी गवाही का तो प्रक्रिया रहेगा जो कोर्ट में चलता है, लेकिन किसी को भी गवाह बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि ये एक शोषण करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नो अपील, नो वकील, नो दलील। हालांकि इसमें वकील का भी व्यवस्था था, लेकिन गवाह कोई भी बन जाता था। चलिए अब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी जन आंदोलन का शुरुआत करेंगे, ये तो स्पष्ट ही था। आखिर सत्याग्रह करने वाले थे बापू। सत्याग्रह होता क्या है दोस्तों, जरा इसको समझिए। सत्याग्रह में 2 ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला है अहिंसात्मक प्रतिरोध, यानी ब्रिटिश सरकार का अंग्रेज़ों का अहिंसा पूर्वक विरोध करना, नंबर 1 बात। और जो नंबर 2 बात है वो है सविनय अवज्ञा, यानी उस समय जो भी प्रचलित कानून है उसको नहीं मानना। यानी स्पष्ट था कि गांधी जी रॉलेट एक्ट कानून को नहीं मानने वाले थे। इसी को कहा गया सत्याग्रह। अब देखिए फरवरी 1919 की बात है। गांधी जी आह्वान करते हैं कि देशव्यापी आंदोलन होगा, यानी कि अंग्रेज़ों को पहले एक धमकी देते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, इसको वापस ले लो वरना देशव्यापी आंदोलन होगा। लेकिन अंग्रेज़ों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके बाद गांधी एक्शन में आते हैं और गांधी बहुत ही जल्द सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं। अब सत्याग्रह सभा का क्या मतलब हुआ, अब देखिए देशव्यापी आंदोलन चलाना है तो अलग अलग स्थानों पर कमेटियों का गठन हुआ, जैसे पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, बम्बे में हुआ, पंजाब में हुआ। और सत्याग्रह
सभा के लिए कमेटी का गठन हुआ। यानी वो कमेटी अब आगे का मार्गदर्शन करेगा। जैसे पटना में कोई अगर सत्याग्रह कमेटी बना तो वो सत्याग्रह कमेटी पटना के लोगों को गाइड करेगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाना है। सत्याग्रह कमेटी क्या करता है, जो गांधी जी का तरीका है वो तरीका बाकी लोगों को वो बता रहा था। तो इस तरीके से अब इसके बाद ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, और धीरे धीरे एक व्यापी रूप भी ये धारण कर रहा था। बहुत ही जल्द होम रूल लीग के जो युवा सदस्य हैं वो भी इससे जुड़ने लगे थे। होम रूल के बारे में आपको पता ही है, होम रूल स्वदेशी एक आंदोलन था, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चल रहा था। तो उसमें जो युवा शामिल थे, जो लोग शामिल थे, वो भी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो गांधी जी सत्याग्रह चला रहे थे वो लोग भी इससे जुड़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। बहुत ही जल्द राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गया। जो भी अलग अलग कल कारखाने थे वहाँ श्रमिकों ने वहाँ हड़ताल करना शुरू कर दिया। जो अलग अलग रेलवे में कोई नौकरी कर रहा था, कोई बैंक में नौकरी कर रहा था, वहाँ से लोग अपनी नौकरियों को छोड़ भी रहे थे। इसके अलावा जगह जगह पर उपवास का आयोजन किया जा रहा था। यानी कि अब जैसे पटना में किसी को उपवास करना है तो गांधी मैदान पटना में है, तो उसके बाहर 20 लोग इकट्ठा हो गए और शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठ गए हैं अन्न जल त्याग करके। तो ये एक तरीका था कि ब्रिटिशर्स को जवाब देने का। ये गांधी जी का स्टाइल था, एक गांधीवादी तरीका था विरोध करने का। इसके अलावा जगह जगह पर प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा था। प्रार्थना यानी ईश्वर से प्रार्थना, जाहिर सी बात है। तो ये सब तरीका हुआ करता था गांधी जी का, और ये जो तरीका था काफ़ी प्रभाव डाल रहा था। अंग्रेज़ काफ़ी इससे परेशान भी हो रहे थे। इसके अलावा जगह जगह पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही थी। सत्याग्रह शुरू हो चुका था, लेकिन यह सत्याग्रह कई मामलों में गांधी जी द्वारा चलाए गए अन्य सत्याग्रहों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, उनसे कहीं ना कहीं अलग था। ये यहाँ पर हिंसा भी देखने को मिलता है, और आंदोलनकारी थे कहीं ना कहीं उनको एक दिशा निर्देश भी प्राप्त था कि आप लोग कुछ सीमाओं तक प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस पूरे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को देखेंगे तो यहाँ पर हिंसा हुआ था। जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ। अब थोड़ा सा दोस्तों पृष्ठभूमि को आप समझने का प्रयास कीजिए। 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा पैसे का मांग था अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा उनको धन चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज़ी फ़ौज प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है। सारा का सारा भरपाई वो भारत से कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है भारतीय लोगों पर करों का जो बोझ है उसको बढ़ा दिया गया था। भारत का आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। भारत में बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। जो भी अनाज का यहाँ उत्पादन हो रहा था उसको युद्ध भूमि में भेजा जा रहा था। तो भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारतीयों में बहुत ज़्यादा एक खुन्नस जिसको कहते हैं ना, गुस्सा कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। और वो इस सत्याग्रह में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ, वो गुस्सा यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। पंजाब के क्षेत्र में हिंसा ज़्यादा हो रहा था। अगर बाकी क्षेत्रों की तुलना में बात किया जाए तो पंजाब में हिंसा बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा हो रहा था। और एक चीज़ और आपको थोड़ा समझना होगा, कौन कौन से लोग इसमें भाग ले रहे थे इस आंदोलन में। तो जाहिर सी बात है जिसको भी भाई समस्या होगा रॉलेट एक्ट से, वो तो भाग लेंगे ही। क्रांतिकारी भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि क्रांतिकारी के बारे में आपको ये बात पता होना चाहिए, क्रांतिकारी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते थे। वो गुप्त तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते थे। अगर वो आम लोगों के बीच आते भी थे तो वो भेष बदल कर। तो वो भी इस सत्याग्रह को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, क्रांतिकारी भी। और बाकी लोग जो भाग लिए यहाँ पर, वो किसान थे, शिल्पकार थे और शहरों के रहने वाले मध्यम और गरीब वर्ग, विशेष तौर पर गरीब वर्ग इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जो शहरों में रहने वाले, यानी जिनको भी भाई समस्या होगा वो लोग तो भाग लेंगे ही। तो हम लोग देख रहे थे कि पंजाब में बहुत ज़बरदस्त हिंसा चल रहा था। पंजाब को आप समझिए उस समय का पंजाब, जो आज कुछ भारत में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब के जो दो प्रमुख शहर थे उस समय, अमृतसर और लाहौर, वहाँ पर हिंसा काफ़ी नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वहाँ पर सेना को भी लगा दिया गया था। अब गांधी जी भी ये सब देख रहे थे कि व्यापक स्तर पर हिंसा हो रहा था। अब आपको दोस्तों ये भी पता है कि गांधी जी का भाई तरीका ही है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हो। तो गांधी जी पंजाब जाते हैं।
पंजाब जाकर वो कोशिश करते हैं कि हिंसा को यहाँ रोका जाए, लेकिन ऐसा वो सोचते हैं, पंजाब पहुँचते भी हैं, इसी बीच उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है बम्बई, ज़बरदस्ती ट्रेन में बैठा करके कि आप भाई यहाँ से चले जाइए। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, चलिए इसको देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा काला दिन, जिसको शायद हम भुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसको देखना और समझना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए भी समझना और इसको जानना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें ये जानना होगा कि अंग्रेज़ों ने कितना ज़्यादा शोषण किया है। अगर दोस्तों आप पूरे इतिहास को अगर आप खंगालेंगे ना, तो अंग्रेज़ों ने जितना शोषण भारतीयों का किया है, उतना ज़्यादा भारतीयों का शोषण किसी ने नहीं किया है। भारत को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कष्ट पहुंचाया है, भारत को बर्बाद किया है, तो वो अंग्रेज़ हैं। भले ही आप टीवी में, मीडिया में, अखबारों में पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान उसके सामने 1% भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, सही बात है, लेकिन जितना क्षति अंग्रेज़ों ने पहुंचाया है ना, पाकिस्तान तो उसका 1% भी नहीं पहुंचाया है। आप दोस्तों इसी से अंदाज़ लगा लीजिए, 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को अंग्रेज़ों ने भूख से मार दिया। भूखमरी पैदा करके अंग्रेज़ों ने मारा है 3.5 करोड़ को, और कितने तरीक़ों से और भी मारे गए भारतीय, ये तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान इसके तुलना में अगर देखिए ना, तो भारत पाकिस्तान युद्ध में अभी तक मुश्किल से 15-20 हज़ार लोग का जान गया है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज़ ही हैं, इसको आपको समझना होगा। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हैं। मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो सत्याग्रह चल रहा था, उसमें हिंसा भी हो रहा था, और सबसे ज़्यादा हिंसा पंजाब के क्षेत्र में हो रहा था। अमृतसर, लाहौर में हिंसा देखने को मिल रहा था। 9 अप्रैल एक तारीख है, इसको आपको याद रखना होगा। राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को ब्रिटिश अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त हो जाता है, क्योंकि भाई उनके जो नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाया जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर सतपाल और किचलू को पंजाब से बाहर भेज दिया जाता है। 9 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, और 10 अप्रैल को दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ 10 अप्रैल के दिन सत्याग्रहियों पर गोली भी चलाया गया। इसके बाद हिंसा और ज़्यादा भड़क जाएगा। जाहिर सी बात है, गोली चलाने के बाद हिंसा कहीं ना कहीं और भड़क जाता है, और ये जो हिंसा भड़का, इसमें कुछ अंग्रेज़ भी मारे गए और कुछ सत्याग्रही भी मारे गए। इसके बाद स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया। उसके बाद सैनिक टुकड़ी को वहाँ पर भेजा गया, पंजाब के उस क्षेत्र में, और इसी बीच गांधी भी यहाँ आने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको वापस बम्बई भेज दिया जाता है। अब आगे चलिए चीज़ों को देखते हैं। यानी इतना तो आप समझ गए हैं कि 10 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और किचलू को पंजाब से बाहर भेज दिया गया। गांधी आए थे, गांधी को भी भेज दिया गया। यहाँ माहौल काफ़ी गर्म है, कुछ सत्याग्रही भी मारे गए, कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। पूरे एरिया को सेना के हवाले कर दिया गया था। और एक अधिकारी है, सेना के एक अधिकारी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, आप इनका नाम याद रखिए, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ब्रिगेडियर जनरल सेना के अधिकारी थे। इनको पूरा अधिकार दिया गया कि आप मार्शल लॉ को लागू कीजिए, और 144 को भी आप लागू कीजिए इस पूरे क्षेत्र में। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को रेजिनाल्ड डायर जो थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिगेडियर जनरल, उन्होंने घोषणा किया कि शहर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, सब अपने अपने घरों में कैद रहेंगे, और किसी भी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या सभा का आयोजन नहीं होगा। इस तरह का घोषणा कर दिया गया था रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल को ही घोषणा होता है, और 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन था, यानी फेस्टिवल वाला दिन था। और फेस्टिवल वाले दिन लोग फेस्टिवल बनाने के लिए, बैसाखी मनाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग एक बड़ा सा फील्ड था, जो चारों तरफ से उसमें दीवारें थी, और कुछ रास्ते भी थे उसमें से निकलने का, और उसमें से मतलब उसमें आने का और उसमें जाने का, और चारों तरफ से दीवारी था। उसमें लोग इकट्ठा हुए बैसाखी मनाने के लिए। जो लोग इकट्ठा हुए जालियांवाला बाग में, वहाँ 2 ग्रुप था लोगों का।
जो पहला ग्रुप था वो था बैसाखी मनाने वाले लोगों का ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप था, दूसरा ग्रुप में कुछ नेता, राष्ट्रवादी और सत्याग्रही शामिल थे। और ये जो सत्याग्रही शामिल थे वो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ 10 अप्रैल को पुलिस गोली में जो लोग सत्याग्रही मारे गए थे उसका विरोध कर रहे थे वहाँ पर, यानी 2 ग्रुप था वहाँ पर इकट्ठा। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात को आपको समझना होगा, राष्ट्रवादी जो लोग थे वो बैसाखी त्यौहार का थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाह रहे थे। बेनिफिट इन द सेंस कि वो लोगों को और समझाना चाह रहे थे और आम लोगों को और अपने साथ जोड़ने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये सब कुछ चल रहा था, एक शांतिमय पूरा सभा चल रहा था, यानी जालियांवाला बाग 13 अप्रैल बिल्कुल ही शांत माहौल में 2 ग्रुप बना हुआ था। दोनों ग्रुप अपने तरीके से पूरा एंजॉय कर रहे थे और शांतिमय तरीके से सब कुछ वहाँ पर चल रहा था। इसी बीच जो ब्रिगेडियर जनरल हैं रेजिनाल्ड डायर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस अंग्रेज अधिकारी को लगता है कि ये मेरे आदेशों का अवहेलना यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि उसी दिन उसने घोषणा भी कर दिया था कि किसी भी तरह का सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब देखिए हुआ क्या कि उस समय मतलब जो मीडिया इस तरह से थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज़पेपर तो छपता था, हालांकि न्यूज़पेपर, लेकिन इस तरह तरीके से नहीं था। तो ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं था कि सरकार का क्या आदेश है, क्योंकि उसी दिन सुबह में ये आदेश दिया गया और उसी दिन लोग जमा भी हुए। तो लोगों को जनरल डायर का जो आदेश था कि लोग इकट्ठा ना हो, 144 लाख हो गए, किसी को पता नहीं था। तो लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। अब जालियांवाला बाग में सैनिक टुकड़ी के साथ, सैनिकों के साथ, पुलिस वालों के साथ जनरल डायर वहाँ पे पहुँचता है और उसको लगता है कि ये मेरे आदेश का अवहेलना है और वो चुपचाप गोली चलाने का निर्देश दे देता है। अब गोलीबारी वहाँ शुरू हो जाता है और तब तक चारों तरफ से घेर कर गोलियाँ चलाई जाती हैं, तब तक गोलियाँ चलाई जाती हैं जब तक कि सारी गोलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं। कम से कम 1000 लोग मारे गए थे, जिसमें युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। पूरा देश स्तब्ध रह गया। बहसी क्रूरता का सारा सीमा यहाँ पर पार कर दिया गया। बस रेजिनाल्ड डायर का पता नहीं एक उसमें उन्माद और उसमें पागलपन सवार था, जिस वजह से 1000 से भी ज़्यादा भारतीयों ने अपनी जानें गंवा दी। इसके बाद पूरा देश में क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। विदेशी अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से छपने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर राम नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो देश के अलग अलग भाग में जो सत्याग्रही थे, सत्याग्रही यानी जो गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पे चल रहे थे, वो लोग भी अब हिंसा का सहारा लेने लगे। अब देखिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्रिया प्रतिक्रिया में बहुत कुछ हो रहा था। जो सत्याग्रही थे वो हिंसा का सहारा लेने लगे और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शंकर राम जो नायर थे वो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटाते हैं। अब गांधी यहाँ क्या करते हैं ये समझिए। देखिए गांधी जी का अपना एक तरीका था, उनका सत्याग्रह का अपना तरीका था, अहिंसा का तरीका था। अब जो सत्याग्रही चूँकि हिंसा का सहारा लेने लगते हैं तो गांधी जी इसी बीच घोषणा करते हैं 18 अप्रैल को कि सत्याग्रह अब समाप्त हुआ, क्योंकि सत्याग्रही हिंसा कर रहे थे और गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं था। तो सत्याग्रह को समाप्त करने का गांधी जी यहाँ पर घोषणा करते हैं। अब आगे क्या होगा ज़रा उसको समझिए। उसी समय एक संगठन का भी निर्माण हुआ था, भारत नौजवान सभा। ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था जिसका निर्माण भगत सिंह ने किया था। और चूंकि क्रांतिकारी भी बैकफुट से, यानी कि बैकफुट कहिए या पिछले दरवाज़ा से कहिए या गुप्त रूप से, सारी जो कुछ भी हो रहा था सब पर उनका नज़र था, क्योंकि वो आम जनजीवन में आमने सामने अंग्रेज़ों के नहीं आते थे, वो मतलब गुप्त रूप से रहा करते थे क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, घटनाओं पर उनका नज़र था। भारत नौजवान सभा में काफ़ी ज़्यादा रोष था इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंजाब क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। 1920 के बाद कम से कम क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और उसमें भगत सिंह का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण है जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि पंजाब क्षेत्र में, अमृतसर में ऐसा हुआ है और भगत सिंह उसी क्षेत्र के थे, लगभग पंजाब के ही वो भी थे।
तो ये बात कहीं ना कहीं उन लोगों के, या चाहे भगत सिंह हो या अन्य क्रांतिकारी हो, उनके दिमाग में ये बात घर कर गया था कि अंग्रेज़ों को सबक सिखाना है, और वो अंग्रेज़ों को वो लोग सबक सिखाएंगे भी आगे चलकर। दोस्तों, अभी तक आपने जान लिया कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश है वो सेना के एक अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ये जो आदेश था गोली चलाने का जालियांवाला बाग में। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझना होगा, उस समय पंजाब के उपराज्यपाल कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी समय थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। फिर से आप लोग चीज़ों को समझिए, जालियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, और अमृतसर के अलावा एक और शहर है लाहौर। ये दोनों शहर उस समय के पंजाब राज्य में था। पंजाब के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था माइकल ओडायर, जबकि जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ गोली चलाने का जो आदेश था 13 अप्रैल को, वो दिया था आर्मी के यानी सेना के एक अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए कुछ और आगे चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये मालूम ही होगा कि पंजाब के एक महान क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने 1919 में ये जो नरसंहार हुआ था इसका बदला लिया 1940 में, और 1940 में उन्होंने माइकल ओ डायर की इंग्लैंड में जाकर के हत्या कर दी। उसके पहले ऊधम सिंह ने अपना पहचान भी छिपा लिया था। ऊधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहन सिंह आज़ाद अपना नाम रखा था, और बदले हुए नाम के साथ वो इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जो 1919 में पंजाब के उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उसकी हत्या करते हैं ऊधम सिंह 1940 में, जिसके बाद उनको फांसी दिया जाता है, और 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया जाता है। तो दोस्तों, हम यही समझाना आपको चाहते हैं कि ऊधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारा था, न कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। चलिए आगे और चीज़ों को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। अब इसके बाद सारी दुनिया स्तब्ध थी, बहुत सारे अंग्रेज भी स्तब्ध थे, और भारतीय तो स्तब्ध रहेंगे ही। उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। भारत सचिव एक पद था ब्रिटिश कैबिनेट में, यानी कि इंग्लैंड में जो सरकार थी उसके मंत्री परिषद में एक मंत्री का नाम था भारत सचिव, और उस समय थे मॉन्टेग्यू। तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाया अक्टूबर 1919 को, और समिति देखिए काफ़ी दिन बाद बना, और इस समिति का नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, और इसी को सामान्यतः हंटर कमीशन या हंटर आयोग नाम दिया जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विलियम हंटर, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। सॉलिसिटर जनरल के पद पे थे वो पहले। और हंटर आयोग में 3 भारतीय भी थे। ये आपके काफ़ी काम का है कि हंटर आयोग में क्या भारतीय भी थे? तो बिल्कुल 3 भारतीय थे। जान लीजिए कौन कौन। चीमन लाल पहले थे, चीमन लाल नंबर 1। दूसरे थे पंडित जगत नारायण दूसरे थे, और तीसरे थे सरदार साहिबजादा खान। तो ये 3 भारतीय भी थे। अब ये जो हंटर कमीशन है अपना जांच शुरू करता है। ये अमृतसर या उसके अलावा लाहौर का दौरा करता है, और वहाँ गवाहों से पूछताछ करता है, और अलग अलग गवाहों से जो भी जानकारी मिलता है उसको वो दर्ज करते जाता है। अब इसी बीच ये हंटर कमीशन जनरल डायर को बुलाता है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को बुलाता है, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। रेजिनाल्ड डायर अपने बात पर कायम था। उसका कहना था कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था, और तत्कालीन परिस्थितियों में वो करना जरूरी था। उसने अपनी बातों को सामने रखा। जैसे ही उसने अपने बातों को सामने रखा तो वो जो समिति था उसमें चूंकि 3 भारतीय भी थे, तो नस्लवादी तनाव वहाँ पर उत्पन्न हो गया। फाइनली जनरल डायर को कहा गया कि ठीक है अब तुम जाओ। उससे बातचीत हो गया था, पूछताछ हो गया था समिति ने। इसके बाद मार्च 1920 में अंतिम रिपोर्ट जारी होता है। मार्च 1920 में समिति कब बना था ये हंटर कमीशन? अक्टूबर 1919, और मार्च 1920 में इसका अंतिम रिपोर्ट आ जाता है। अब जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट में वही बात कहा गया कि रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ही गलत है, वो अमानवीय है, ब्रिटिश परंपरा के ये विरुद्ध है, यह नैतिकता के भी खिलाफ था।
जालियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था, इसलिए गोली नहीं चलाना चाहिए, इस तरह की बातें किया गया। और फाइनली जो ब्रिगेडियर जनरल था उसको सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करके भेज दिया गया इंग्लैंड। और इसी बीच एक क्षतिपूर्ति अधिनियम भी बना दिया गया। क्षतिपूर्ति अधिनियम थोड़ा सा समझिए, जिसको वाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट वॉशिंग बिल, यानी अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया कानून बना दिया, क्षतिपूर्ति अधिनियम। अब जैसे कि जनरल डायर जो था ये कहीं ना कहीं फंस सकता था कानूनी पेच में, तो इसको बचाने के लिए या इसके जैसे अन्य अधिकारियों को बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम बना, जिसको वाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता है। तो ओवरऑल यही हुआ, इसको कुछ हुआ नहीं, बस सस्पेंड करके इसको इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पेंशन पर अपना आगे का जीवन ये व्यतीत किया। तो इसको कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। अब चलिए थोड़ा सा लास्ट में हम लोग देखते हैं कांग्रेस का दृष्टिकोण। कांग्रेस ने भी कुछ किया, तो बिल्कुल कांग्रेस ने जाहिर सी बात है एक गैर सरकारी समिति ही बनाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हंटर कमीशन बना था, तो गैर सरकारी समिति कांग्रेस बनाएगा। और जो गैर सरकारी समिति बना था ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में बना था। और इसमें कौन कौन सदस्य थे जरा ये भी आपको पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, SR जयकर और महात्मा गांधी, ये लोग इसके सदस्य थे। और इस समिति ने भी जांच कर अपना रिपोर्ट सौंपा। और इसमें जाहिर सी बात है जनरल डायर को, जनरल ओ डायर नहीं, जनरल डायर, ध्यान रखेंगे, जनरल डायर को दोषी करार दिया। लेकिन जाहिर सी बात है इसका कुछ होने वाला तो नहीं था, बस कांग्रेस ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। और फाइनली हुआ क्या, जो जनरल डायर था वो इंग्लैंड चला गया और उसको बाकायदा ब्रिटिश सरकार विशेष तौर पे पेंशन भी दे रहा था। और इतना ही नहीं, जो रुडयार्ड किपलिंग, आपको पता है जंगल बुक जिन्होंने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने बाकायदा 26,000 पाउंड का राशि भी इकट्ठा किया था कि रुडयार्ड किपलिंग को लगा था कि इसने बहुत अच्छा काम किया है भारत में, तो उसको काफ़ी सम्मानित भी किया गया इंग्लैंड में। कुछ लोगों ने हालांकि विरोध भी किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इंग्लैंड में उसको एक हीरो के रूप में पेश किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा प्रक्रिया को हम लोगों ने समझा, और हंटर कमीशन को भी हमने देखा, कांग्रेस का जो समिति बना था उसको भी देखा। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, बस उसका एक झलक आप लोग देख लीजिए। इसके बाद असहयोग आंदोलन होगा, और असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है, और विशेष तौर पर पंजाब के क्षेत्र में। और वो कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग नरसंहार से बहुत ज़्यादा गुस्से में युवा थे, पंजाब के युवा, भगत सिंह जैसे युवा, और वो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं आपको विस्तार से समझा पाऊँ। धन्यवाद।